आप जो तमाम इस वक्त जो हालात हैं उनको देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ से पहले एक 3 रुकनी कमेटी बनाई, आप उसको 2 रुकनी कमेटी कर दिया गया है। आप कमीशन की बात कर रहे हैं। कल अरशद शहीद की फैमिली की तरफ से डिमांड की गई है कि जो भी कमीशन बने उसकी हेयरिंग पब्लिक हो, ताकि पता चले कि किस नौइयत की ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो आप बताइएगा, ये जो अंदोनाक वाकया हुआ है, 5 बच्चों का बाप तो वापस नहीं आना, एक बूढ़ी माँ का जो वाहिद सहारा था उसने भी वापस नहीं आना, लेकिन क्या ये हकायक कभी हमारे सामने आ पाएंगे, ये जो सारा कुछ हुआ है कीनिया के अंदर? मैं आपके तवस्सुत से सबसे पहले तो उसकी वालदा मोहतरमा के पास आज मैं अफसोस के लिए गया था। मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। क्या कमाल की जुर्रतमंद खातून है। उन्होंने कहा जी मेरा बेटा चला गया, शहीद हो गया, लेकिन मैं अपने मुल्क के दीगर बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए इस खून को रायगा नहीं होने दूंगी। ये बहुत बड़ा हौसला और बहुत बड़ी बात थी, और मेरा ख्याल है हमारे कंधों पे, हमारे पे बोझ है उनका खून और उनको इंसाफ दिलाना, इसलिए कि जो उनकी वालदा की बात थी वो तो मेरे अभी तक कानों में गूंज रही है। मैं समझता हूँ कि हम जो जस्टिस सिस्टम को के कस्टोडियन हैं, जो हम फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के कस्टोडियन कहलाते हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद कैपिटल की बार एसोसिएशन के हाई कोर्ट का मैं सदर होने की हैसियत से मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और पहले ही दिन बल्कि हमने ये मुतालबा किया था कि इस कत्ल को हशफ ना किया जाए, इसको जुडिशल इंक्वायरी के अलावा कोई इंक्वायरी हमें काबिल कबूल नहीं है। और जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर का बयान मेरे सामने आया है कि जिसने कहा है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तवक्को रखेंगे या खत लिखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराई जाए, हम बजा तौर पर समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बहरहाल ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन उनकी वो कमिटमेंट और जो जिस तरह इंटरनेशनल लेवल की साजिश के तहत या जिस तरह टारगेट किलिंग की गई है, उनको इस तरह वो इस काबिल कैपेबिलिटी नहीं होगी उनके पास कि वो इसके थ्रू इसके कत्ल को डिग आउट कर सकें, क्योंकि कत्ल तो हुआ है, पुलिस ने एडमिट कर लिया है कि हमने कत्ल किया है। अब उसका जो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होगा नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस, वो इस पोजीशन में होगा कि जो प्रॉपरली असिस्टेंस लेके और उसके थ्रू कातलों तक पहुंचेगा। क्योंकि देखिए ना, कड़ियां मिलानी है। सबसे पहला तो यह है कि उनके खिलाफ 15 या 16 FIR किन हालात में यहाँ काटी गई, और वो कौन से हालात थे जिन्होंने मजबूर किया उसको मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर वो क्या सरकमस्टांसेस थे कि UAE की गवर्नमेंट को भी वहां से डिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया कि और किसने राब्ता किया कि UAE की गवर्नमेंट से कि उनको 48 आवर्स दिए गए कि जी वहां से आप फौरी तौर पर निकल जाएं। और फिर उनके पास चाहते हुए या ना चाहते हुए वो फिर कीनिया चले गए, ज़ाहिर है उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। और फिर जो वो स्टोरीज कर रहे थे और जिस तरह वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और जिन हालात में वो कीनिया गए, और देखिए ना, कत्ल कहते हैं हुआ है और ड्राइवर साहब जो है, ड्राइवर को कोई एक गोली नहीं हुई। अच्छा चौधरी साहब, ये जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि ये जो हर गुजरते दिन के साथ जो है ना कि एक डिफरेंट किस्म का जो बयानियां अपनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर से भी हुकूमत जो कर रही है और कीनिया के अंदर भी जो कीनियन पुलिस, जिस तरह आज एक नई स्टोरी उन्होंने फ्लोट कर दी कि जी उस गाड़ी के अंदर से भी फायरिंग हुई। पहले कहा कि नहीं गाड़ी से कोई फायरिंग नहीं, अब कह रहे हैं गाड़ी के अंदर से भी फायरिंग हुई, कोई एक पुलिस वाला भी जख्मी हुआ। तो जब ये डिफरेंट मुतज़ाम की इंफॉर्मेशन आप पहले ही फैलाएंगे तो उससे फिर आपकी जो बदनीति साबित हो जाएगी कि आप ये जो सारे का सारा वाकया हुआ है इसकी तह तक तो आप पहुंचना ही नहीं चाहते। जी चौधरी साहब। नहीं, वो तो नहीं पहुंचना चाहते। आप कौन सा आप कवर अप कर रहे हो। कल आप एक कमेटी बनाते हो, आज उसको डिसॉल्व करके दूसरी मिला के भेज देते हो। तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से या उनकी निगरानी में क्यों नहीं आपने कमेटी बनाई, विच नेसेसरली मस्ट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मीडिया एंड, जैसे बैरिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं, इन लोगों को ये नहीं है, बड़े बड़े ओहदे हैं इनके पास और इनको अपने शोबे में अपना एहतराम है इन लोगों का, इनको बीच में रखे। जी बैरिस्टर साहब, यानी किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। जी हम हकायक जानना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था कि देखें, हमारे ऊपर कर्ज है कि उनके कत्ल को सुराग लगाएं और हम उन कातलों तक पहुंचे और उन लोगों तक पहुंचे कि जिन्होंने उनको टारगेट किलिंग करके मारा है।
और देखें, हमने इस सारे वाक़े की अगर कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी कि किन हालात में वो मुल्क से निकला, किन हालात में डिपोर्ट करने का हुक्म हुआ और कौन लोग वो मुलव्विस हैं जिनने यूएई की गवर्नमेंट से रब्ता किया कि इसको डिपोर्ट करें। और फिर उसने जब मुझे जो मेरी इन्फॉर्मेशन जो है उसने यूके के लिए भी अप्लाई करने की कोशिश की वीजा, और वहां से भी उनको रिफ्यूजल इस बात पे हुई कि आप अपने मुल्क से जाकर अप्लाई करें। तो यानी उनको हर हाल में एलिमिनेट करना मकसद था, खा वो मुल्क से बाहर हो खा वो मुल्क के अंदर हो। जो तो मुल्क जो है सिक्योर था, सेफ था, वहां से उनको हटाया गया और उनसे भगाया गया। और फिर जिन हालात में और जिस अंदाज में वो कत्ल किया गया, जो पुलिस ने देखे ना सुबह सवेरे जो कत्ल हो गया रात को या जिस वक्त भी हमें खबर मिली, तो उसके बाद पूरे 24 घंटे तक उनकी कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं आ रही थी। और पुलिस पहले एक स्टेटमेंट देती है, फिर दूसरी देती है, फिर तीसरी देती है, और जिस तरह की गोलियां गाड़ी में मारी गई, बाहर लगता यह है कि पहले उनको टारगेट करके मारा गया और उसके बाद गाड़ी के ऊपर चलाई गई।